गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था पदबंध, जो क्लास 10th की ग्रामर का एक टॉपिक था। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी जिसको समास कहते हैं। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। और क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए ताकि आपके जो 5 मार्क्स है पूरे के पूरे आपको मिले, उसमें से कुछ भी ना कटे। तो आइए समझते हैं क्या है समास। समास की परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। संक्षिप्तीकरण मतलब कि जिस वो सेंटेंस को कभी हम शॉर्ट कर देते हैं, उसको शॉर्ट करना, उसको समास कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि मैं बोलूंगी रसोई के लिए घर। अब इतना लंबा कौन बोलेगा? अगर हम शॉर्ट वे में बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? रसोई घर। गौ के लिए शाला, तो छोटा करेंगे तो क्या बोलेंगे? गौशाला। तो इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी। अब इसकी जो मेन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपको इसके जो काइंड्स हैं, इसकी जो टाइप्स हैं वो दी गई होंगी, अंडरलाइन किया गया होगा। आपको बताना होगा कि सेंटेंस में जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है वो जो समास है वो कौन सा समास है और उसका जो विग्रह है हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये कारक से जुड़ा समास होता है। आपने कारक अपनी क्लासेस में लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, जिसमें का, के, की, के लिए, इस तरह से वर्ड्स आते हैं। जो इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जल्दी से हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और उसी से समझेंगे। आपको देखिए, कर्म कारक, कर्म, करण, संप्रदान, आपको इसको भी अच्छे से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद करना है कि विग्रह करते वक्त हम जो यूज़ करते हैं बीच में, क्या यूज़ किया जाता है। इसमें देखो, इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छुका होता है। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति दिखाता है, उसे कर्म कारक समास। जैसे ग्रंथकार, अब यहाँ पे ग्रंथकार है तो अगर इसका विग्रह करेंगे तो होगा ग्रंथ को लिखने वाला। तो यहाँ पे कारक चिन्ह आया को, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा समास कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष। आपने सीधे तत्पुरुष याद रखना है। यहाँ पे आपको ग्रंथकार दिया होगा, आप उसका विग्रह करके देखिए। पहले विग्रह किस प्रकार से करेंगे। अगर विग्रह करते वक्त वहाँ पे को, का, के लिए, से, इस तरह से भी कारक का चिन्ह कोई भी आता तो समझ लेना कि वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट जो है करण। करण में क्या आता है? से और के, इस तरह से। उसके बाद जैसे कि वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा। अब यहाँ पे के द्वारा से विग्रह हो रहा, तो ये भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब उसके बाद संप्रदान, जैसे कि यहाँ पे के लिए यूज किया जाता है। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब यहाँ पे क्या विग्रह करते वक्त यूज किया गया? दो वर्ड्स, यहाँ पे के लिए, अब यहाँ पे को, के द्वारा, के लिए, इस तरह से। ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। अब जैसे कि अपादान, आपको अपादान देखना, आपको देखना जैसे पथभ्रष्ट। अगर आप इसका विग्रह करने चाहोगे तो पथभ्रष्ट का किस तरह से करोगे? पथ से भ्रष्ट। अब यहाँ पे से लगा, ये भी कारक है, तो इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है संबंध। संबंध का, के, की। अगर किसी चीज को किसी से रिलेट करेंगे तो उसमें या तो का जुड़ेगा, के जुड़ेगा और की जुड़ेगा। तो ये अगर जैसे राजसभा, राजसभा, राजा की सभा, यहाँ पे की जोड़ा गया तो इसका मतलब यहाँ पे की कारक यूज हो रहा है, तो ये कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण में यूज होता है में और पर। जैसे जल समाधि, जल में समाधि। विग्रह करते वक्त आपने देखना है कि क्या इसमें कारक चिन्ह यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो बिना किसी सोचे समझे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेना कि यह तत्पुरुष समास है और कोई समास नहीं है। और ये था तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष में आपको कारक चिन्ह देखने थे, विग्रह करते वक्त कारक चिन्ह यूज होते हैं।
तो वो तत्पुरुष समास है। सेकंड जो है इसका वो है कर्मधारय समास, बहुत ही इजी है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं और जो समास में विशेषण और विषय उपमेय उपमेय से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय। विशेषण विषय मतलब एक जो शब्द है विशेषण बता रहा है, जो जिसकी विशेषण बता रहा है वो विषय हो गया। ये दोनों के दोनों शब्द आपको कर्मधारय समास में मिलेंगे। जब आप उसकी विग्रह करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो चंद्रमुख, अब चंद्रमुख क्या हुआ, चंद्र हुआ चंद्रमा, मुख हुआ चेहरा मुख। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, चंद्रमा के समान मुख वाला। अब यहाँ पे मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, यहाँ पे मुख की विशेषता बताई जा रही है, तो ये कौन सा समास कहलाया, कर्मधारय समास। दही वड़ा, अब दही वड़ा आपको पता है ना, दही वड़ा क्या होता है, दही खाया हुआ आपने। दही में डूबा हुआ वड़ा, अब यहाँ पे क्या है, में ये भी विशेषता बता रहे हैं कि वड़ा कैसा, दही में डूबा हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, यहाँ पे देव की विशेषता है गुरु। चरण कमल, कमल के समान चरण, अब ये भी आपको पता चल गया कि विशेषता की बात कर रहे हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन मीन्स आसमान, तो यहाँ पे आसमान कैसा है, नीला, तो ये आसमान की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसमें मैंने आपको बोला, आपको नजर आए कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बताई जा रही है, तो वो कर्मधारय समास है और कोई समास नहीं है। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में बहुत इजी वे में समझना है आपको, जिसमें आपको संख्या दिखाई देगी, वो सोच लेना कि और कोई नहीं, ये द्विगु समास है। उसमें हम ज्यादातर यूज करेंगे समूह और समाहार। देखिए द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसके समूह और समाकार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि समूह, इसमें जो नंबर्स है वो किसी समूह को दिखाते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप। जैसे कि नवग्रह, नव क्या हुआ, नौ, नौ ग्रहों का समूह। सेकंड दो पहर, दो मीन्स दो नंबर्स, दो पहर, दो पहरों का समाहार। यहाँ पे दो पहर का मतलब दिन का टाइम, सुबह और रात के बीच वाला, दो पहरों का समाहार। यहाँ पे ग्रुप नहीं है इसलिए हम उसको बोलते हैं दो पहरों का समाहार। पंचतंत्र, अब यहाँ पे पंच क्या हुआ, पांच, पांच तंत्रों का समूह। उसके बाद त्रिलोक, त्रिलोक क्या है, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी मतलब 100, शताब्दी जिसको आप इंग्लिश में सेंचुरी भी बोलते हो, 100 अब्दों का समूह। सप्तऋषि, सप्त क्या हुआ, 7, कभी कभी हम बोलते हैं ना सप्त ऋषियों बैठे हुए थे वहां पे पूजा करने के लिए, इसका मतलब 7 ऋषियों का समूह, जहाँ पे 7 ऋषि इकट्ठे हो गए वो क्या हुआ, सप्त ऋषि। त्रिकोण, 3 कोनों का समाहार। उसके बाद सप्ताह, सप्ताह आपको पता क्या बोलते हैं हम जिसको, वीक्स, क्या होता है वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 दिनों का वो क्या है, ग्रुप, इसका मतलब सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, तिरंगा पता है किसको बोलते हैं, झंडे को, और उसमें क्या होता है, 3 रंग, 3 रंगों के समूह को क्या बोला जाता है, तिरंगा। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। अब आपको द्विगु समास अच्छे से समझ आया होगा, जब भी आपको संख्या दिखे और किसी समूह की बात कर रहे हैं या समाहार की इस तरह से, तो आप आसानी से समझ लोगे कि वो द्विगु समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व, ये सबसे इजी है। जब भी आपको हाइफन वाला दिखे, हाइफन वाला ऐसे चिन्ह दिखे, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं हिंदी में, देखो इस समास में जब हम विग्रह करते हैं तो और या फिर या का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता, ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, और जो ये दोनों पद है एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे माता होगा तो दूसरा पिता होगा, राजा होगा तो दूसरा रानी होगी, इस तरह से। देखिए जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया,
पाप और पुण्य दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, है ना। और विग्रह करते वक्त क्या यूज हो रहा है, और, है ना। अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जब विग्रह करेंगे तो क्या लगाएंगे, गुण और दोष। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। अब ये जो बहुव्रीहि समास है क्या है, वो जिस तरह से आपने कर्मधारय समझा, द्विगु समझा, अब आगे देखेंगे बहुव्रीहि क्या है। इस समास में कोई भी प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं तब ये तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है यूज होता है, जो, जिसका, जिसके, वह आदि आता है, वह बहुव्रीहि समास है। इसमें स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादातर ना भगवान के नाम दिए जाते हैं। भगवान के नाम को आपको जब ये पढ़ोगे तो आपको अभी पता चलेगा। देखो, जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब देखो, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे नीलकंठ दो तरह से कह सकते हैं हम। एक तो हम बोलेंगे नीला है जो कंठ, उसमें आपको विशेषता होगी। अगर हम बोलेंगे नीला है कंठ जिसका, किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो किसका है, कौन से भगवान जी का, शिव जी का। तो यहाँ पे तीसरे की ओर संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे शिव, यहाँ पर दोनों पदों से मिलकर एक तीसरे पद शिव को संकेत किया जाए, इसलिए बहुव्रीहि समास है। आइए और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कैसे, गजानन, गज का आनन है जिसका। अब कौन है गजानन, किसको कहते हैं, जब हम पूजा भी करते हैं, आरती करते हैं, तो यहाँ पे गजानन बोला जाता है। कौन, गणेश जी। नेक्स्ट, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। किसके हैं तीन नेत्र, किसको नहीं पता, सबको पता है, शिव के। नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी का। आगे, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा पेट है जिसका, कौन से भगवान है वो, गणपति अपने गणेश जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, जिसके 10 मुंह हैं। अभी आने वाला है दशहरा, तो आप देखोगे सबको, दश है आनंद किसके, रावण के। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, कौन है, विष्णु भगवान जी। नेक्स्ट, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके पीले वस्त्र होते हैं, कौन से भगवान के, श्री कृष्ण जी के। और चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, कौन करते हैं चक्र को धारण। आई होप आपको ये जो मैंने अभी समझाया, इसमें मोस्टली जो है भगवान के नाम ही दिख रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अव्ययभाव समास, ये थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जिस समास का पूर्व पर प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरफ प्रयोग, वहां पर अव्ययभावी समास होता है। और संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभावी। देखो, ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए, मोस्टली इसमें उपसर्ग लगाए गए हैं। देखो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आप यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, वही रहेगा। मीनिंग आ जन्म, जन्म से लेकर, यहाँ पे जो आ है उपसर्ग है, प्रति, यथा, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। रातों रात, आमरण, मृत्यु तक, अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ। निर्भय, बिना भय के। अनुकूल, मन के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। बेशक, बे, भर, ये देखो सारे के सारे यहाँ पे मोस्टली उपसर्ग यूज किए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी आज से नवरात्रि के त्यौहार शुरू होने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको दिया है 20% डिस्काउंट ऑल क्लासेस के लिए। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करिए। हमारा इंस्टीट्यूट है कैनाल रोड पे, अपोजिट कॉमर्स कॉलेज, फर्स्ट फ्लोर, करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। फ़ोन नंबर जल्दी से याद कर लीजिए और लिख लीजिए 9682554546।
हमारे यहाँ पर एकेडमिक के साथ साथ कम्पिटिटिव की तैयारी भी कराई जाती है, जिसमें आपको JKSSB, SCC, CHSL और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमारे फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप जो मैं वीडियोस बना रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। तब तक थैंक यू।